यूट्यूब चैनल एसिंग CSS एंड PMS। और इस वीडियो में हम युवल नोआ हरारी के कुछ इंटेलेक्चुअल वर्ड्स देखेंगे। युवल नोआ हरारी यकीनन किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं, आप सब इनसे वाकिफ़ होंगे। इनकी किताब 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, इसके अलावा होमो सेपियंस, ये इनकी कुतुब जो हैं वो एक शोहराफाक किताबें हैं जो कि 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी जो है वो एक CSS एस्पायरेंट के लिए एक मस्ट रीड किताब समझी जाती है, जिसका जो रेफरेंसेस एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से लाजमी देखें। इन वर्ड्स को आप जो हम युवल नोआ हरारी के कुछ वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं, इन्हें कंपाइल किया हुआ था। उस बुक का नाम है सिलेक्टेड एसेस के नाम से, और वो उसके अंदर युवल नोआ हरारी के जो है उनकी किताबों से रेफरेंसेस को एक्सट्रैक्ट करके लिखा हुआ है, उनके इंटरव्यूज़ के बाद लिखा हुआ है। तो उन्हीं से एक्सट्रैक्ट किए हुए इंटेलेक्चुअल कोर्स जो हैं वो मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं, जो हमारे ये अमूमन लिखते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, लिबरलिज्म के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, इन सब चीज़ों के, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये जो है हमारे बिल्कुल रेलिवेंट एरियाज़ होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो हम ये वाले वर्ड्स देखेंगे, रेफरेंसेस को जो है हम अपने राइटअप्स में किस किस तरह से और कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो सारा कुछ देखेंगे। तो अगर कहीं पे बात हो रही हो कि आजकल जो है कोई कंट्री वॉर क्यों नहीं विन कर रहा, वाई इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी कंट्री टू विन आ वॉर, जैसे आप देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो 24 फरवरी 2022 से शुरू है, लेकिन अभी तक उसका कोई खातिर खा रिजल्ट जो है, कोई क्लियर विक्टर या कोई क्लियर लूजर जो है वो सामने नहीं आया। तो क्यों नहीं आया वो, अगर कोई ऐसी आप रशिया यूक्रेन के बारे में कोई बात कर रहे हो, या कोई सूडान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कश्मीर का चल रहा है, तो पैलेस्टाइन इशू है, तो इस तरह के कोई इश्यूज हो ना, तो आप उनसे रिलेट करके ये वाले वर्ड्स लिख सकते हैं कि बैक देन वॉर हैड ग्रेट अपील टू एलिट्स across the world because they had concrete examples for how successful wars contribute to economic success and political power। आपने देखा कि तकरीबन वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक की जो वॉर्स लड़ा करते थे, तो वो स्टेट्स जो थी उन्हें क्लियर बेनिफिट्स होता था इन इकोनॉमिक टर्म्स, इन पॉलिटिकल टर्म्स। लेकिन आप वर्ल्ड वॉर 1 की ही एग्जांपल देख रहे हैं, इवन जो उसके विक्टर्स थे उन्हें भी काफ़ी इकोनॉमी का नुकसान उठाना पड़ा था। मतलब फ्रॉम 20th सेंचुरी जो एस्पेक्ट था वॉर विनिंग का वो चेंज हो गया। जो विक्टर्स थे, वॉर के विनर्स थे, ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जो है वो एज मिले। अब क्या है, अब सक्सेसफुल वॉर्स सीम्स टू बी एंडेंजर्ड स्पीशीज। के सक्सेसफुल वॉर्स का मतलब यही है ना कि वॉर सक्सेसफुल होती है अगर आपको इकोनॉमिक टर्म में या पॉलिटिकल टर्म में फ़ायदा होता है। लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे रशिया यूक्रेन है, रशिया का भी नुकसान हो रहा है, यूक्रेन का भी हो रहा है। फिर वो कहते हैं युवल नोआ के टुडे ग्लोबल एलिट्स डोंट नो व्हाट अ सक्सेसफुल वॉर लुक्स लाइक। Though some third world dictators and non-state actors still manage to flourish through war, it seems that major powers no longer know how to do so। एग्जाम्पल सिंपल हमारे सामने चाइना और अमेरिका की, आप ये देख लें कि उन दोनों में कितनी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हैं। हर प्लेटफॉर्म पे वो एक दूसरे से जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को डिटेरियोरेट नहीं कर रहे, वो किसी डायरेक्ट फुल फ्लेज वॉर की तरफ नहीं जा रहे इसके। लेकिन अगर कोई थर्ड वर्ल्ड डिक्टेटर्स हैं, यानी या चलें आप रशिया की ही एग्जांपल ले लें, या कोई ऐसे ममालिक हैं जो इतने पावरफुल नहीं हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो वो तो किसी हद तक जो है वो वॉर में इंगेज हो रहे हैं। लेकिन जो ग्लोबल एलिट्स हैं वो वॉर से इंगेज होने में जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि वन रीज़न इज़ द चेंज इन नेचर ऑफ इकोनॉमी। इन द पास्ट इफ यू डिफीटेड योर एनिमी ऑन द बैटलफील्ड यू कुड इजीली कैश इन बाय लूटिंग एनिमी सिटीज, selling enemy civilians in the slave markets, occupying valuable wheat fields and gold mines। वो कहते हैं कि पास्ट में जो था वो एक जो रीज़न है कि आज क्यों सक्सेसफुल वॉर नहीं हो रही है, क्यों कोई एक
मुल्क जो है वो क्लियरली वॉर नहीं जीत रहा। वो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि नेचर ऑफ इकोनॉमी चेंज हो गई है। पास्ट में अगर आप अपनी दुश्मन को बैटलफील्ड में शिकस्त देते थे तो आप एनिमी की सिटीज़ को लूट सकते थे। आप जो है उनके जो सिविलियंस थे, जो शहरी थे, उसे स्लेव मार्केट्स में बेच सकते थे। आप जो है लूजर्स के वीट फील्ड्स या गोल्ड माइंस पर कब्जा जमा सकते थे। लेकिन आज क्या है, येट इन द 21st सेंचुरी ओनली 20 प्रॉफिट्स कुड बी मेड दैट वे। आज क्या है, आज वो थोड़ा नफ़ा जो है वो इस तरह से हासिल किया जा सकता है क्योंकि द मेन इकोनॉमिक एसेट्स कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल नॉलेज। कि आज जो एसेट है ना वो इन चीज़ों से, यानी जो मटेरियल वेल्थ है या सिविलियंस को स्लेव मार्केट में बेचना है या व्हीट फील्ड या गोल्ड माइंस की सूरत में हासिल होने वाला प्रॉफिट जो है उससे चेंज होकर आज पर्सपेक्टिव जो है इकोनॉमी का वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल नॉलेज। और जो है हमें पता है कि हम जंग के ज़रिए कभी भी नॉलेज को नहीं जीत सकते। तो यही वजह है कि आज जो है कोई कंट्री क्लियरली वॉर नहीं जीत रहा। दो इवन इफ इट इज इम्पॉसिबल टू वेज सक्सेसफुल वॉर्स इन 21st सेंचुरी दैट डज नॉट गिव अस एन एब्सोल्यूट गारंटी फॉर पीस। वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट ह्यूमन स्टूपिडिटी। देखिए वो इसमें कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग पर वो एक टॉन्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चूंकि ये बात तो ठीक है कि वॉर्स जो हैं वो कहीं हद तक कम हो गई हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वॉर्स जो हैं वो वॉर्स 21st सेंचुरी में इम्पॉसिबल हो गई हैं तो पीस कायम हो गया है। लेकिन क्योंकि हम ह्यूमन स्टूपिडिटी को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इंसान अपनी हमाकत के तहत कभी भी वॉर वेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर कहीं पे आप बात करें हो ब्लीक एस्पेक्ट्स के टेक्नोलॉजी के, जो कि ऐसे के लिहाज से एक बड़ा अहम टॉपिक समझा जाता है, जैसे 2023 के ऐसे पेपर में भी आया हुआ था कि पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। तो आप ये वाले वर्ड्स युवल नोआ हरारी के लाजमी कोट कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किताब का भी रेफरेंस दें क्योंकि ये युवल नोआ हरारी एवरी सिंगल पर्सन नोज अबाउट इट और अबाउट हिम, उनके बारे में हर कोई जानता है। तो वो किसी सिर्फ आप यही लिखते हैं कि युवल नोआ हरारी ये कहते हैं कि फिर आगे इनका कोट कर दें तो इट विल बी मोर देन इनफ। तो वो ब्लीक एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में लिखते हैं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड अरेज many practical advantages of democracy and erode the ideals of liberty and equality. It will further concentrate power among a small elite if we don't take steps to stop it. देखिए AI को जो है वो कौन लोग होल्ड करेंगे, उस पर पावर कौन रखेंगे, वही जो उसे क्रिएट कर रहे होंगे। तो एक स्मॉल एलीट जो होगा वो वर्ल्ड में डोमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल है। फिर वो कहते हैं कि टुगेदर इंफोटेक एंड बायोटेक विल क्रिएट अनप्रेसिडेंटेड अपहीवल्स इन ह्यूमन सोसाइटी, eroding human agency and possibly subverting human desires. Under such conditions, a liberal democracy and free market economics might become obsolete. फिर वो युवल नोआ हरारी कहते हैं कि perhaps in 21st century populist revolt will be staged not against an economic elite that exploits people. कि 21st सेंचुरी में अगर कोई पॉपुलिस्ट रिवोल्ट होता है तो वो इस वजह से नहीं होगा किसी इकोनॉमिक एलीट के खिलाफ जो उन्हें लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा हो, बल्कि अगेंस्ट एक इकोनॉमिक एलीट दैट डज नॉट नीड देम एनीमोर, बल्कि वो किसी ऐसे इकोनॉमिक एलीट के मुखालिफ अगेंस्ट होगा जिन्हें उनकी ज़रूरत ही नहीं होगी। क्यों ज़रूरत नहीं होगी? क्योंकि कल को जो काम उसके लेबर्स कर रहे थे, वर्कर्स कर रहे थे, आज वो काम कौन कर रही है? टेक्नोलॉजी कर रही है। दिस में वेल बी losing a battle. It is much harder to struggle against irrelevance than against एक्सप्लॉयटेशन। और ये वाले वर्ड्स एक्चुअली उनकी बुक 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी से जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं क्योंकि ये वर्ड्स हम वहाँ पे भी पढ़ चुके हैं। तो वो कहते हैं कि इररेलेवेंस से जो है वो उसके ख़िलाफ़ लड़ना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि एज AI continues to improve, even jobs that demand high intelligence and creativity might gradually disappear। तो आप कहीं पे जॉब मार्केट ख़त्म होने की बात कर रही हूँ, टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे ह्यूमन को इरेलेवेंट करेगी इन 21st सेंचुरी, आप उसकी बात कर रही हूँ, तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं।
फिर वो कहते हैं कि द ऑटोमेशन रेवोल्यूशन विल नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वाटरशेड इवेंट आफ्टर व्हिच द जॉब मार्केट will settle into some new equilibrium. Rather, it will be a cascade of ever big disruptions. Old jobs will disappear, new jobs will emerge, but the new jobs will also rapidly change and vanish. People will need to retain and reinvent themselves not just once but many times. वो कहते हैं कि ऑटोमेशन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ है कि पुरानी जो जॉब्स थी वो ख़त्म हो गई हैं, नई जॉब्स एमर्ज हो रही है, लेकिन नई जॉब्स भी ये नहीं हम कह सकते कि वो परमानेंट हैं, बल्कि वो भी टेम्प्रेरी हैं। कुछ अरसे के बाद वो भी ख़त्म हो जाएंगी और उन्हें रिप्लेस कर देंगी कोई न्यू जॉब्स, कोई न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स। तो मतलब इसका क्या हुआ कि एक ह्यूमन बीइंग को कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिटेन और री इन्वेंट करना पड़ेगा। फिर आप कहीं पर डेमोक्रेसी और टेक्नोलॉजी की बात कर रही हो, जैसे वो डिजिटल डेमोक्रेसी वाला ऐसे का टॉपिक था, तो इस तरह का कोई टॉपिक है, इस तरह की आप कोई बात कर रही हो, तो आप ये लिखेंगे वी टेंड टू थिंक अबाउट कन्फ्लिक्ट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट एथिकल सिस्टम्स। हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट है तो डिफरेंट एथिकल सिस्टम का, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन टू डिफरेंट डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स के दरमियान। डेमोक्रेसी जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजंस अमंग मैनी पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है वो अलाउ करती है बहुत से लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को, कि वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना रोल प्ले करके करें, जबकि जो डिक्टेटरशिप है वो कंसंट्रेट करती है इंफॉर्मेशन पावर को किसी एक जगह पे, किसी चंद लोगों में, सिर्फ एलीट्स के दरमियान। फिर यूएल नोआ कहते हैं कि इवन इफ सम सोसाइटीज रिमेन ऑस्टेंसिवली डेमोक्रेटिक, द इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम will still shift more and more authority from individual humans to networked machines। कि अगर ज़ाहिरी तौर पर कोई सोसाइटी जो है वो डेमोक्रेटिक भी है, स्टिल जो है यहाँ पे ख़तरा है कि जो एल्गोरिदम है वो अथॉरिटी को एक इंसान से नेटवर्क मशीन में ट्रांसफ़र करता जाएगा। अगर आप देखिए डिजिटलाइजेशन और सर्वेलेंस की बात करें, सर्वेलेंस मतलब कॉन्स्टेंटली हम किसी निगरानी के अंडर हैं, हम पे कोई निगरानी रखे हुए है, तो वो कौन निगरानी रखे हुए है? यकीनन टेक्नोलॉजी। तो डिजिटलाइजेशन एंड सर्वेलेंस जियोपार्डाइज आवर प्राइवेसी एंड ओपन द वे फॉर इमरजेंसी फॉर अनप्रेसिडेंटेड टोटलिटेरियन regimes. In 2020, mass surveillance has become both more legitimate and more common. Fighting the epidemic is important, but is it worth destroying our freedom in the process? आप देखिए ये बात है उन्होंने की हुई है 2020 में, जब कोविड-19 का सीज़न था। तो कोविड के दौरान क्या हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी, जो थे वो हम सारे लॉकडाउन में बंद होकर रह गए थे, तो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे कि अपना किसी चीज़ पे क्लिक करके तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा था वो प्रोसेस करके टेक्नोलॉजी के हाथ में दे रहे थे। तो यहाँ पे एक्चुअली वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि एपिडेमिक से लड़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन क्या ये इतना कीमती है कि हम अपनी आज़ादी को इस प्रोसेस में कहीं खो दें? नेक्स्ट वो कहते हैं, जैसे फेक स्टोरीज प्रोमलगेशन के हवाले से वो कहते हैं कि द ईजीएस्ट वे टू ग्रैब अटेंशन पीपल अटेंशन इज बाय प्रेसिंग द फियर बटन। If you have two stories, one offers a moderate and balanced view of facts and the other story offers a radicalized version, the story that causes hate and fear is much more likely to grab your attention. अब देखिए ये एक सिंपल सी अंडरस्टैंडेबल सी बात है। आपके पास अगर कोई स्टोरी है, दो स्टोरीज हैं आपके पास, एक जो है बिल्कुल बैलेंस्ड मॉडरेट हक़ाइक़ पर मबनी स्टोरी है, दूसरी जो है वो थोड़ी ऐसी स्टोरी है जिसकी वजह से लोगों में हेट या फियर पैदा हो सकता है। तो आप देखेंगे कि आप अगर फेसबुक पे भी पोस्ट करते हैं तो जो ज़्यादा रिव्यूज़ हैं वो आपकी उसी पोस्ट को मिलेंगे जो ज़्यादा फियर और हेट वगैरह पैदा कर रही है। जो बैलेंस्ड पोस्ट है उससे इतने रिव्यूज़ या व्यूज़ वगैरह नहीं मिलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर लोगों की आपने अटेंशन हासिल करनी है तो उनका फियर बटन प्रेस कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास हैकेबल एनिमल्स, यानी कि कौन है हैकेबल एनिमल जो है हम इंसान, ह्यूमन बीइंग, वी आर हैकेबल एनिमल्स इन 21st century।
You have probably heard many times that your smartphone can be hacked, but the real game changer is that soon corporations and governments might be able to hack your body and brain. The most important thing to know about 21st century is that humans are becoming hackable animals. So आप ये वही बात, अगर ओवरली डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजी के ब्लीक एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हो, तो आप ये वाले वर्ड्स लाजमी लिखें युवल नोआ हरारी के. The main products of future economy will not be food, textile and vehicles, but rather bodies, brains and minds. Technology can help you a lot, but if technology gains too much power over your life, you might become a hostage to its agenda. Technology isn't bad. If you know what you want in life, technology can help you get it. But if you don't know what you want in your life, it will be all too easy for technology to shape your aims for you and take control of your life. ठीक है, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन उस सूरत में ये बुरी नहीं है अगर आपको पता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं. तो टेक्नोलॉजी आपको वो चीज़, वो एम जो है आपका हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है. लेकिन अगर आप यही नहीं जानते कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपके एम्स क्या हैं लाइफ में, तो टेक्नोलॉजी क्या करेगी, आपके एम्स को खुद शेप करना शुरू कर देगी अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. जो आपने इंटरेस्ट अपने किसी फेसबुक ऐड आपने देखा होगा, कोई यूट्यूब ऐड देखा होगा, कोई पोस्ट देखी होगी, तो टेक्नोलॉजी क्या करेगी, आपकी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देगी और उसी हिसाब से आपके एम्स जो है वो क्या शेप करना शुरू कर देगी. Global data processing system becomes all knowing and all powerful, so connecting to the system becomes a source of all meaning. अब जो नया मोटो है वो ये कहता है कि अगर आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसे रिकॉर्ड करें, अगर आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करें तो उसे अपलोड करें, और अगर आप कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं तो उसे शेयर करें. तो ये आप अपनी लाइफ्स को भी देखें तो इंसान इस साइकिल के अंदर फंस के रह गया. फिर वो प्रैक्टिकल एजुकेशन या स्किल्ड एजुकेशन के बारे में लिखते हैं. वो कहते हैं कि मैनी पेडागोजिकल एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट स्कूल्स शुड स्विच टू लर्निंग टू टीचिंग द 4 C's. वो 4 C's कौन कौन से हैं? क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी. More broadly, schools should downplay technical skills and emphasize general purpose life skills. तो ये थे हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने युवल नोआ हरारी के इंटेलेक्चुअल वर्ड्स देखे, ताकि आप इन वर्ड्स को ऐसे रेफरेंसेस अपने एसे में, करंट अफेयर्स के पेपर्स में, पाक अफेयर्स के पेपर में, या कहीं पे भी आप इन रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में लिख रहे हैं, आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट किए हुए रेफरेंसेस युवल नोआ हरारी के वर्ड्स को. तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और किताब से रेफरेंस एक्सट्रैक्ट करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके. शुक्रिया.